प्रधानमंत्री ने आज फैसला लिया है, फैसला बहुत अच्छा फैसला लिया उन्होंने, लेकिन इसके पीछे भी कोई ना कोई साजिश तो जरूर है कि एकदम प्रधानमंत्री फैसला ले रहे हैं। चुनावों को देखते हुए जो रिजल्ट उपचुनाव के अंदर आए थे, उन रिजल्टों को देखते हुए प्रधानमंत्री को ये फैसला लेने के राजनीति करनी चाहिए। किसानों के नाम पे जो लड़ रहे हैं वो राजनीति करें, आगे जाएं, हम प्रेरित करें उन लोगों को। लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर इसका कोई खासा असर नहीं होगा। जो राजनीतिक लाभ लेने के लिए साजिश रची गई है भाजपा सरकार द्वारा, वो लाभ कभी नहीं मिलेगा। 75,000 मुकदमे दर्ज हैं किसानों के ऊपर, बड़े ही संगीन मुकदमे दर्ज हैं। जिन परिवारों ने अपने बच्चे खोए हैं उन परिवारों के लिए रोजगार देना था, उन्हें मुआवजा देना चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा की है। ऐसे में जहां देश भर के किसान संगठनों में, किसानों में खुशी की लहर है कि उनका एक संघर्ष जो है, उनके संघर्ष की जीत हुई है, वहीं राजनीतिक गलियारों में जनता के बीच में इस बात की चर्चा है कि आखिर ये 3 जो कृषि कानून रद्द हुए हैं, इसका आने वाले दिनों में क्या प्रभाव पड़ेगा। इस बात को लेकर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत ग्रुप के जिला प्रधान अक्षय अथीरा जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार अक्षय अथीरा जी। नमस्कार। अक्षय जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे पिछले साल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना टाइम में एक टाइम से एकदम घोषणा हुई थी कि 3 कृषि कानून लागू हो गए, किसानों ने 26 नवंबर से धरने प्रदर्शन किए, आप खूब हर मोर्चे पर आप डटे हुए दिखाई दिए, आपकी भी एक नई इमेज जनता के सामने नजर आई। तो ऐसे में आज जो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है, क्या आपको कहीं लगता है कि ये घोषणा किसानों के हित में की गई है या एक सोची समझी योजनाबद्ध तरीके से की गई है? देखिए, जो प्रधानमंत्री ने आज फैसला लिया है, फैसला बहुत अच्छा फैसला लिया उन्होंने, लेकिन इसके पीछे भी कोई ना कोई साजिश तो जरूर है कि एकदम प्रधानमंत्री फैसला ले रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि फैसला उन्होंने खुशी के तहत लिया है कि चलो किसानों के हित के लिए फैसला लिया। अगर वो किसानों के हित के लिए फैसला लेते तो ये कानून बिल्कुल भी संसद के अंदर पास नहीं होते। उन्होंने दबाव के अंदर फैसला लिया, जनता के दबाव को देखते हुए, किसानों के दबाव को देखते हुए। जो उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, पंजाब, अन्य प्रदेशों के अंदर चुनाव, उन चुनावों को देखते हुए जो रिजल्ट उपचुनाव के अंदर आए थे, उन रिजल्टों को देखते हुए प्रधानमंत्री को यह फैसला लेने के ऊपर मजबूर किया गया। कहीं ना कहीं ये बात सच है ना कि जो चर्चा है कि पंजाब और यूपी चुनावों के मद्देनजर ही सरकार बैकफुट पर आई है। जी, ये बिल्कुल सच है कि चुनावों को देखते हुए ही बैकफुट के ऊपर सरकार आई है, तभी सरकार ने फैसला लिया है कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। अक्षय जी, जैसे आप जिस प्रकार आरोप इन 3 कृषि कानूनों को लेकर भाजपा सरकार पर भी लगते हैं, ऐसे कुछ किसान नेताओं पर भी ये आरोप लगते आए हैं कि जो किसान आंदोलन की आड़ में अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। तो ऐसे में जो ये फैसला एकदम से सरकार का आया है, तो कहीं आपको लगता है कि आज उन जो तथाकथित कई नेता जो है किसान आंदोलन के आड़ में अपनी दुकानदारी चला रहे थे, उन पर भी एक लगाम लगेगी, कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा? देखिए, मीडिया मतलब एक जो आपने सवाल किया है कि दुकानदारी, मैं उसका अर्थ समझता हूँ कि राजनीतिक फायदा, स्वार्थ, कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ, राजनीतिक फायदा, स्वार्थ, उसकी परिभाषा सिर्फ एक ही है। भारतवर्ष के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर 18 वर्ष से ऊपर है तो या तो राजनीति का हिस्सा है या राजनीति का शिकार है। इससे बाहर कोई भी पहलू नहीं है और ना ही इससे बाहर कभी हो सकता है। अगर वो व्यक्ति भारत के अंदर जन्म लेकर के कहीं दूसरे विदेश के अंदर रहता है, नाराई है, तो वो राजनीति से बाहर है। लेकिन अगर इस प्रदेश के अंदर उसको वोटिंग का हक है, उसका वोट कार्ड बना हुआ है, तो राजनीति का हिस्सा है। जो आप दुकानदारी की बात करते हो, जिन नेताओं ने राजनीति करने की कोशिश की या राजनीति कर रहे हैं, अच्छी बात है, राजनीति करनी चाहिए। किसानों के नाम पे जो लड़ रहे हैं वो राजनीति करें, आगे जाएं, हम प्रेरित करें उन लोगों को। लेकिन आंदोलन के दौरान जो राजनीति जिन लोगों ने की, वो किसानों ने देखा है, वो चाहे कोई भी हो, चाहे मैं भी हूँ, अगर मैंने कोई गलत कार्य किया इस आंदोलन के दौरान तो किसान मेरे को जरूर सजा देना, सब जानते हैं जी। तो अक्षय जी, जो ये सरकार का एकदम से फैसला आया है, इसका आपको क्या लगता है कि हरियाणा प्रदेश में खासकर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, हरियाणा प्रदेश में असर की तो बात ये करें कि सरकार सत्ता में आने से पहले इन्हीं बीजेपी के लोगों ने गेहूं का 3,000 रेट करने की मांग की थी, सिलेंडर के रेट की मांग की थी, 50 रुपये पेट्रोल की मांग की थी। ये झूठे लोग हैं। और जो 810 किसान शहीद हुए हैं, ये जीत तो उनकी है, लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर इसका कोई खासा असर नहीं होगा। जो राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये साजिश रची गई है भाजपा सरकार द्वारा, वो लाभ कभी नहीं मिलेगा।
जो दर्द है वो अंदर है। खुशी एक चेहरे पर जरूर है कि 1 साल से लड़ाई लड़ रहे थे, जीत हुई है, लेकिन इतनी भी खुशी नहीं है कि मैं अपना दर्द भूल जाए। तो राहुल जी, जैसे पंजाब से अंबाला बॉर्डर पे जो किसान धरने पर बैठे हैं, उनकी तरफ से एक खबर आई है कि जब तक संयुक्त किसान मोर्चा कोई फैसला नहीं लेगी तब तक वो धरने पर फिलहाल डटे रहेंगे। तो ऐसे में फिलहाल तो आज नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की कि 3 कृषि कानून रद्द किए गए हैं, लेकिन और मांगे भी तो होगी ना कि जब तक वो मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आप धरने पर नहीं उठेंगे। तो ऐसी और क्या मांगे हैं किसानों की? देखिए, जो बॉर्डरों के ऊपर किसान बैठे हैं उन्होंने कहा कि जब तक अन्य मुद्दे जो हैं किसानों के, जैसे MSP गारंटी का कानून है, 75,000 मुकदमे दर्ज हैं किसानों के ऊपर, बड़े ही संगीन मुकदमे दर्ज हैं, वो मुकदमे वापस लेने होंगे। प्रधानमंत्री को एक जब अपना संबोधन कर रहे थे, उस संबोधन के अंदर ये भी बात कहनी चाहिए थी कि मैं कृषि कानून तो वापस ले रहा हूँ, साथ साथ मैं MSP गारंटी का कानून भी संसद के अंदर पास करने का काम करूंगा। ये बात उन्होंने बिल्कुल भी नहीं की। जो मुकदमे दर्ज है उनको वापस लेने की बात कहनी थी। जो 810 किसानों ने शहादत दी है, जिन परिवारों ने अपने बच्चे खोए हैं, उन परिवारों के लिए रोजगार देना था, उन्हें मुआवजा देना चाहिए था। मतलब 3 मांगे अभी बरकरार हैं, चाहे वो किसान जो शहीद किसान हुए उनको मुआवजा देने की बात हो, या कि इस कानून को संसद में रद्द करवाने की बात हो, या और जो मुद्दे MSP गारंटी की बात हो, ये अभी बरकरार है, इस पे फैसला होना बाकी है अभी। जब तक ये ऐसे फैसले जब तक नहीं पूरी तरह से लागू होते तब तक सरकार से हम लड़ते रहेंगे। हमारे गांव की झोपड़ी सिंगू बॉर्डर के ऊपर थी, वो जल गई थी, 10-20 दिन से वो जली हुई है, खाली पड़ी थी। लेकिन आज जो फैसला आया, मोदी सरकार ने जो फैसला किया है, हम अपनी झोपड़ी दोबारा वहां पर बना रहे हैं। जब तक अपनी झोपड़ी जारी रहेगी वहां पर, जब तक लोग हमारे बैठे रहेंगे, गांव के लोग वहां पर, जब तक सरकार ये संसद भवन के अंदर कानून निरस्त नहीं करती और अन्य जो मुद्दे हैं उनके ऊपर समाधान नहीं करती, तब तक हम लड़ते रहेंगे। राहुल जी, अक्सर ये देखने में आता है कि विद्यालय जीवन में, कॉलेज लाइफ में, या जैसे किसान आंदोलन हुआ है, ऐसे बड़े आंदोलनों में एक युवा चेहरे एक नेता के रूप में उभर कर आते हैं। ऐसे में आप भी एक युवा नेता के रूप में उभर कर आए हैं। अब किसान आंदोलन जो है एक संघर्ष की जीत हुई है और धीरे धीरे आंदोलन जो है किसान वापस भी आ जाएंगे, जैसा किसान चाहते हैं, शायद समझौता सब कुछ आपके मुताबिक ही होगा। तो ऐसे में राहुल हथीरा अब राजनीति किस तरह से पारी खेलेंगे? देखिए, राजनीतिक पारी की बात तो ये है कि 18 वर्ष से ऊपर कोई भी व्यक्ति हो, मैंने पहले भी बताया आपको, वो राजनीति का हिस्सा है, शिकार है। हम हिस्सा बनेंगे ना कि शिकार। भविष्य तय करेगा, वो परिस्थितियां तय करेंगी कि कैसे चलना है और क्या कदम रखना है। फिलहाल तो कुछ भी तय नहीं हुआ, अभी तो लड़ रहे हैं। जब तक सरकार आगे भी कोई भी जुर्म करेगी किसी भी वर्ग के खिलाफ, किसी भी समाज के खिलाफ, दुकानदार के खिलाफ, व्यापारी के खिलाफ, उसके साथ खड़े होकर के लड़ाई को मजबूत करने का काम इस किसान आंदोलन में, जैसे किसान के तौर पर, किसान नेता के तौर पर आपने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, अपनी सक्रिय भूमिका निभाई, अहम जिम्मेदारी का भी पालन किया आपने। राकेश टिकैत एक राष्ट्रीय नेता, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे, उन्होंने एक बड़ी जिम्मेवारी भी आपको सौंपी। ऐसे में कई विपक्षी दल भी हैं जो भाजपा के अलावा, चाहे कांग्रेस है, इनेलो है, आम आदमी पार्टी है, इनकी नज़रों में भी कहीं ना कहीं आप एक उभर कर एक नेता के रूप में उभर कर आए। इन लोगों की पार्टियों के निशाने पर भी आप होंगे कि ये युवा चेहरा जो हमारी पार्टी में आए तो हमारी पार्टी को और गति मिल सकती है, युवा संगठन मजबूत हो सकता है। तो ऐसे में आपको किसी पार्टी का ऑफर भी आया कि राहुल हमारे साथ लगो, हम आपको कहीं ना कहीं आगे टिकट देंगे, कोई ऐसा कुछ ऑफर आया आपको? नहीं, ऐसा कोई भी ऑफर नहीं आया और ना ही कोई ऐसी परिस्थिति में अभी पहुंचा हूं मैं कि आप जो बता रहे हैं कि कोई ऑफर आया या कोई टिकट वाली, या भी कोई ऐसी कोई फिलहाल कोई किसी से बातचीत नहीं हुई है। जो किसानों की लड़ाई है, पहली बात तो मैं किसान हूँ, राजनीति में चुनाव की तैयारी भी कर रहा था, जिला परिषद के चुनाव की, वो वार्ड रिजर्व में चला गया। वो भी चर्चा है कि वो भी षड्यंत्र के तहत रिजर्व किया गया, ऐसा सच्चाई है कुछ? ये रियलिटी है, षड्यंत्र के तहत उस वार्ड को रिजर्व किया गया। लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी आंदोलन के द्वारा। किसी दुकानदार की, व्यापारी की, हर एक वर्ग की हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। राजनीतिक पारी लड़ने के लिए अभी मेरे पास बहुत समय है, उम्र बहुत लंबी है, हम लड़ते रहेंगे। भविष्य में अगर ऐसा कोई परिस्थिति अगर आती है तो हम राजनीति करेंगे, कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो आज जो ये 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का जो फैसला है, इसके बाद आगे की क्या रणनीति है? किसान कुछ आगे की कार्रवाई कर रहे हैं, आज इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ खुशी का इजहार कर रहे हो, कुछ यात्रा निकाल रहे हो, ऐसा कोई कार्यक्रम है आज? देखिए, आज BR चौक से यात्रा निकाली जाएगी। BR चौक पर जो आसपास के किसानों को निमंत्रण दिया गया है कि वो जल्दी पहुंचे, अपने अपने वाहन के ऊपर, ट्रैक्टर हो, ट्राली हो या फिर गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, वो आए, जिससे मिल बैठकर सलाह की जाएगी कि 1 साल के अंदर हमने क्या क्या खोया है, कितनी हमने लड़ाई लड़ी है
जो हमारे साथी थे, हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले लोग थे, कितने लोगों को हमने इस लड़ाई के अंदर खोया, उनके ऊपर चर्चा की जाएगी। और आगे भविष्य में अगर कोई भी सरकार गलत कदम उठाती है तो उसके खिलाफ कैसे छत्ती बिरादरी का भाईचारा कैसे इस सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करना काम करेगा। तो कुरुक्षेत्र के जो किसान हैं, क्या इनको कोई संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कोई कॉल आई है आगे की योजना को लेकर? देखिए, फिलहाल कोई कॉल नहीं आई। राकेश टिकैत ने एक संदेश डाला है उनके ट्विटर अकाउंट से, फेसबुक अकाउंट से, कि लड़ाई जब तक जारी रहेगी, जब तक संसद भवन के अंदर कानून निरस्त नहीं होते और अन्य मुद्दों पर बातचीत नहीं होती, उनका समाधान नहीं निकलता, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। और वो मैंने क्लियर भी कर दिया कि हमारी एक झोपड़ी, जो हतीरा गांव की झोपड़ी थी, वो जल गई थी, हम दोबारा आज ही उसका निर्माण करवाएंगे, उसे दोबारा बनवाएंगे और हमारे लोगों की वहां पर ड्यूटी लगाएंगे। जब तक ये पूरा समाधान आंदोलन का नहीं होता, तब तक हम बॉर्डरों पर डटे रहेंगे। तो हमारे साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रधान धर्मपाल हथीरा जी भी मौजूद हैं। तो धर्मपाल जी, आज जो एक कृषि कानून वापस लिए गए हैं, इसको लेकर आपको एक एज ए किसान या जमींदार आपको कैसा, ये फैसला आपको कैसा लग रहा है? फैसला तो बहुत अच्छा है जो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, लेकिन ये भी हम नहीं मानते इतना ये संसद में मतलब निरस्त नहीं होते, इतना इनको लागू मतलब हम ये भी नहीं मानते इन्होंने वापस लिया है। लेकिन अहम रोल किसानों का, जो किसान अब हमारे चारों बॉर्डरों पर बैठे हैं और जो हमारे 810 किसान शहीद हुए हैं, और चौधरी अवध चौटाला जी ने जो इस्तीफा दिया था उसका भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें, और हम उसको नमन करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, क्योंकि उसने अकेले ने इस्तीफा इसलिए दिया था कि भाई मेरे साथ और भी कांग्रेस के, दूसरे बीजेपी, जेजेपी के और आज़ाद हमारा इस्तीफा दे देंगे, लेकिन किसी ने नहीं दिया। एक अभय चौटाला जी ने दिया था, उसका हम स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। तो ये थे हमारे साथ अक्षय हथीरा जी और धर्मपाल हथीरा जी। आज जहां नरेंद्र मोदी ने इन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की जो घोषणा की है, उससे किसानों में खुशी की लहर तो है, लेकिन इनकी ये मांग अभी भी बरकरार है कि जब तक ये 3 कृषि कानून विधिवत रूप से संसद के में वापस नहीं लिए जाते और जो किसान शहीद हुए उनके मुआवजे की घोषणा नहीं की जाती और एमएसपी गारंटी कानून लागू नहीं किया जाता, तब तक किसान फिलहाल अभी धरने पर डटे रहेंगे। धन्यवाद।